हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हम चैप्टर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को पढ़ा, जिसमें हमने गोल्ड स्टैंडर्ड और ब्रेटन वुड्स टू सिस्टम्स को पढ़ा। आफ्टर दैट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के कुछ पार्ट्स को हमने डिस्कस किया था और मैनेज्ड फ्लोटिंग भी हमें पढ़ना है। तो जो लास्ट क्लास में जो है हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिस्कस किया था कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है वहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होती है वो डिटरमाइन होती है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के बेस पे। ठीक है, आप लोगों को ये बताया गया था कि डिमांड का जो होता है वो नेगेटिव स्लोप में होता है, क्योंकि जो डिमांड होती है उसका रेट ऑफ एक्सचेंज के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, और जो सप्लाई जो होती है उसका जो कर्व होता है वो पॉजिटिव अपवर्ड स्लोप में होता है। आफ्टर दैट हमने ये डिस्कस किया था कि अगर डिमांड में इंक्रीज हो जाए या फिर डिमांड में डिक्रीज हो जाए तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। फिर हमने डिमांड जो है फॉरेन एक्सचेंज की किसी भी कंट्री में क्यों की जाती है, उन सब फैक्ट्स के बारे में पढ़ा था कि हम गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट करेंगे, टूरिज्म पे जाएंगे, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र जो हम एब्रॉड में सेंड करेंगे, अगर हम एसेट्स को परचेज करेंगे फॉरेन कंट्रीज से, स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ अगर करेंगे, या फिर इंटरनेशनल लोन्स को रीपेमेंट करेंगे, और जो पेमेंट हैं, पेमेंट ऑफ इनकम, उनके लिए भी हमें क्या चाहिएगा, फॉरेन एक्सचेंज की हम डिमांड करेंगे। आफ्टर दैट हमने आप लोगों को बताया था डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन एंड रीवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस होता है। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाना फॉरेन एक्सचेंज के कंपैरिजन में, बट ये कौन करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और यहाँ पे फॉरेन जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू का बढ़ जाना, गवर्नमेंट जो है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को बढ़ा देती है, और यहाँ पे जो है वैल्यू कम हो जाना और बढ़ जाना, लेकिन ये मार्केट फोर्सेस पे था और ये गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड होता है। आफ्टर दैट हमने सप्लाई के कुछ एलिमेंट्स को पढ़ा था कि किसी भी कंट्री में जो है फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कब होती है, जब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। आफ्टर दैट और भी हमने पॉइंट्स पढ़े थे कि डायरेक्ट परचेज करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर लोन लेते हैं हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हमने बात की थी, एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात की थी। एफडीआई में हमने बताया था कंप्लीट कंट्रोल होता है, लेकिन पोर्टफोलियो या फिर एफआईआई ये जो होते हैं यहाँ पे पार्शियल कंट्रोल होता है। इन सब के बारे में हम और डीप में डिस्कस करेंगे बीओपी में। रिमिटेंस अगर मिलेगा एब्रोड से तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा। स्पेकुलेशन एक्टिविटीज जो होती हैं उनसे भी इनफ्लो होता है। तो जो सप्लाई जो होती है उसके बढ़ने या घटने से हमने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होता है डोमेस्टिक करेंसी का। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन अगर होता है तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होंगे, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे क्योंकि हमारे गुड्स जो हैं वो कंपेरेटिवली इंटरनेशनल मार्केट में चीपर हो गए हैं। आफ्टर दैट हमने एप्रिसिएशन को पढ़ा था कि एप्रिसिएशन जो होगा उससे इंपोर्ट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होंगे। अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी तो हमारे गुड्स जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में जो हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और जो फॉरेन कंट्रीज के गुड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, चीपर हो जाएंगे। इसलिए हमारे इंपोर्ट्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो ये टॉपिक जो था यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, उसके टाइप्स के बारे में, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, उसके डिमांड सप्लाई जो भी फोर्सेस हैं उनके बारे में, और हम फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई कैसे कैसे हमारी कंट्री में होती है,
और सप्लाई जब डिक्रीज इंक्रीज होगी या फिर डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होगा तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, आज हम बात करते हैं बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो फॉरेन एक्सचेंज जो होती है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसकी रेट जो होती है वो कैसे फिक्स की जाती है इंटरनेशनल मनी मार्केट में। देखो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है उनका इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है। सो इक्विलिब्रियम exchange rate is determined at the level where demand for foreign currency is equal to supply of foreign currency। जहाँ पे foreign currency की डिमांड जो है वो foreign currency की सप्लाई के इक्वल हो जाती है, वहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज रेट की इक्विलिब्रियम डिमांड जो होती है वो डिटरमाइन होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम रेट डिटरमाइन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कट होते हैं वहाँ पे एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमाइन होती है। आफ्टर दैट इस कंसेप्ट को हम डायग्राम से समझेंगे। ये OXX है और ये OYX है। OXX पे हमने डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लिखा और जो हमारा OYX है यहाँ पे हमने रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को प्रेजेंट किया। DD कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप में है और SS कर्व पॉजिटिव स्लोप में। इन दोनों कर्व का बिहेवियर हम पढ़ चुके हैं। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कट करते हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होती है, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस पॉइंट पे जो रेट होती है, ये वाली जो रेट है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी हो गई एक्सचेंज रेट जो इस क्वान्टिटी पर डिसाइड की जाएगी। ओके, ये वाली जो सिचुएशन है इसको हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड और जो ये वाली सिचुएशन है इसको हम बोलेंगे एक्सेस सप्लाई। ठीक है, सो द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एज OR। क्या हो गई, इक्विलिब्रियम जो एक्सचेंज रेट है वो OR हो गई एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज डिटरमाइंड एज OQ। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें कि इफ द एक्सचेंज रेट राइजेज टू OR2, अगर यहाँ पे एक्सचेंज रेट को जो है एक्सचेंज रेट जो है वो राइज हो जाए, यहाँ पे इस लेवल तक आ जाए, देन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल फॉल टू OQ2। ठीक है, तो डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी एंड सप्लाई विल राइजेज टू OQ1। ठीक है, सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये सिचुएशन क्या होगी, इट विल बी अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। एज अ रिजल्ट एक्सचेंज रेट फॉल, तो इससे क्या होगा, एक्सचेंज रेट जो फॉल होगी। ठीक है, और टिल इट अगेन रिचेज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ OR। ये जब तक फॉल होगी जब तक कि जो रेट है वो OR पे ना आ जाए। ठीक है, अगर हम बात करें इस वाले सिचुएशन की, एक्सेस डिमांड की, देखिए इफ एक्सचेंज रेट फॉल्स टू OR1, अगर एक्सचेंज रेट जो है वो OR1 हो जाएगी, देन डिमांड विल राइजेस। तो डिमांड कहाँ पे है, यहाँ तक है डिमांड, तो डिमांड क्या हो जाएगी OQ1 एंड सप्लाई विल फॉल टू OQ2। ठीक है, इट विल बी अ केस ऑफ एक्सेस डिमांड। इसको क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन बोलेंगे। इट विल पुश अप द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट क्या होगी, पुश होगी टिल एट रिचेज OR। तो ये कहाँ पे पहुंच जाएगी, अगेन OR पे पहुंच जाएगी। तो मीन्स इक्विलिब्रियम जो है वो यहीं पे रहेगा। ठीक है, जहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई रहेगी। अब जो है अभी जो हमने टॉपिक्स किए हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, एक्सप्लेन व्हाई सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी रेज इन रिस्पॉन्स टू रेज इन इट्स एक्सचेंज रेट। जब एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जाती है तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्यों बढ़ जाती है। ठीक है, इस चीज़ को हमें समझना है। देखिए, सबसे पहले एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी इंड्यूसेस FDI फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट होगी तो क्या होगा, FDI जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंड्यूस होगा फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज नाउ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्ट इनटू मोर यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देखिए, हमने ये कहा कि फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ गई, इट मीन्स डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घट गई।
ठीक है। हम यहाँ पे फॉरेन करेंसी को ले लेते हैं, डॉलर है, ठीक है, और हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या है, रुपी। आफ्टर दैट देखिए इस चीज को ऐसे समझेंगे कि वी आर इंडियन, और हम ये कहें कि अगर डॉलर जो है वो एप्रिशिएट हो जाएगा तो जो डॉलर की वैल्यू अगर राइज हो जाएगी तो डॉलर की सप्लाई जो है वो इंडिया में कैसे बढ़ेगी, ठीक है। तो देखिए एप्रिशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी इंड्यूसेस एफडीआई। जब डॉलर एप्रिशिएट होगा तो क्या होगा, एफडीआई इंक्रीज होगी इंडिया में, बिकॉज नाउ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्ट इनटू मोर यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, क्योंकि अब हमारी करेंसी चीपर हो गई कंपेरेटिवली फॉरेन एक्सचेंज के। अकॉर्डिंगली सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज, तो लोग क्या करेंगे, एफडीआई करेंगे, ठीक है, और एफडीआई करके क्या होगा, इंडिया में जो है वो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ेगी। सेकेंड पॉइंट इज एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इम्प्लाइज डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसका मतलब क्या हो गया, फॉरेन करेंसी अगर एप्रिशिएट हो रही है तो सीधी सी बात है कि डोमेस्टिक करेंसी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। इट इंड्यूसेस एक्सपोर्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक इकोनॉमी। क्या होगा, इससे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, भाई हमारा रुपया सस्ता हो गया तो हमसे जो फॉरेनर्स हैं वो ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद पाएंगे, ज़्यादा कमोडिटीज़ खरीद पाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, और एक्सपोर्ट बढ़ने से फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट इज एप्रिशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी इंड्यूसेस एफआईआई। ये बेटा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप लोगों को बताया गया था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहाँ पे हम क्या कर लें, जहाँ पे हमारा कंप्लीट कंट्रोल होता है, ठीक है। हमने जो है जो अमेरिका में जाके और एक खुद की कंपनी खड़ी कर दी, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा कंप्लीट कंट्रोल हो गया। एफआईआई का मतलब होता है हमारा पार्शियल कंट्रोल है, मीन्स हमने किसी कंपनी के कुछ शेयर खरीद लिए, ठीक है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो जहाँ तक हमने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ तक हम मालिक हैं, वहाँ तक हमारा पार्शियल कंट्रोल है, कंप्लीट कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो जब फॉरेन करेंसी जो है वो एप्रिशिएट होगी तो एफआईआई भी बढ़ेगा, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, बिकॉज नाउ परचेजिंग पावर ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेज, क्योंकि परचेजिंग पावर जो है फॉरेन करेंसी की वो बढ़ गई इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। दिस लीड टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है एप्रिशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज डायरेक्ट परचेज बाय द नॉन रेजिडेंट। इससे क्या होगा, जो नॉन रेजिडेंट जो हैं वो इंडिया में आए हुए हैं किसी भी काम के लिए या फिर टूरिज्म के लिए, वो क्या करेंगे, डायरेक्ट परचेज ज़्यादा करेंगे। डायरेक्ट परचेज का मतलब होता है इंडिया में आके परचेज करना, ठीक है, किसी भी कंट्री में जाके परचेज करते हैं हम तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट परचेज बोलते हैं, ठीक है। तो जब हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होगी तो लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट परचेज करेंगे, जिससे हमारे पास सप्लाई जो फॉरेन करेंसी की वो इंक्रीज होगी। एंड लास्ट पॉइंट है एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज रेमिटेंस फ्रॉम एब्रोड। जब फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट होती है इसका मतलब डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, और इस सिचुएशन में जो रेमिटेंसेज हैं वो क्या होंगी, बढ़ेंगी इंडिया में। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज की रेट जो है वो राइज होती है तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, हमारा सप्लाई जो कर्व होता है फॉरेन एक्सचेंज का वो क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई डज द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी फॉल व्हेन इट्स प्राइस राइजेस। जब प्राइस बढ़ती है तो जो डिमांड है फॉरेन करेंसी की वो कम क्यों हो जाती है, ठीक है। वी कैन से कि जो डिमांड का जो होता है फॉरेन एक्सचेंज का वो नेगेटिव स्लोप में क्यों होता है, वही सब उसकी रीज़न है। देखिए अ राइज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी implies that more units of domestic currency are needed to buy a unit of foreign currency। इसका मतलब ये हो गया कि अब क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक करेंसी की ज़्यादा यूनिट्स पे करनी पड़ेंगी क्योंकि फॉरेन करेंसी जो है वो एक्सपेंसिव हो गई। So it lead to a fall in demand for foreign currency owing to the following reasons। कुछ reasons बता रखे हैं, देखिए सबसे पहला है बेटा प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज। अगर फॉरेन करेंसी की रेट बढ़ेगी तो क्या होगा, इम्पोर्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे क्योंकि अब कंपेरेटिवली हम कम यूनिट्स परचेज कर पाएंगे और पे ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो फॉरेन करेंसी की डिमांड है वो फॉल होगी। नेक्स्ट पॉइंट है क्योंकि
प्राइस जो है फॉरेन करेंसी की वो बढ़ गई, इस वजह से क्या होगा, ट्रैवलिंग टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि जो ट्रैवलिंग है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो क्या होगा, डिमांड जो है वो फॉरेन करेंसी की कम होगी। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकेम्स मोर एक्सपेंसिव, अब क्या हो जाएंगे, क्योंकि फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ गई, ठीक है, इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। इसका मतलब क्या होगा कि जो हम जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारे लिए एक्सपेंसिव हो गई, इंडियंस के लिए एक्सपेंसिव हो गई, तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी। एंड लास्ट पॉइंट है बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फॉरेन करेंसी टेंड्स टू राइज, अब क्या हो जाएगा, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फॉरेन करेंसी को होल्डिंग करने की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, इस वजह से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी टेंड्स टू श्रिंक, इस वजह से जो डिमांड जो है फॉरेन करेंसी की वो श्रिंक होगी, इसी वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड का जो होता है बेटा वो नेगेटिव स्लोप में होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, व्हाई डज द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी फॉल व्हेन इट्स प्राइस राइजेस। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, देखिए, स्टेट एनी टू फैक्टर्स दैट एक्सप्लेन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी इन रिस्पॉन्स टू फॉल इन इट्स प्राइस, ठीक है, फॉरेन करेंसी की डिमांड के बारे में बताना है, ठीक है, उससे क्या होता है, जो प्राइस जो है वो फॉल हो जाए। देखो, व्हेन फॉरेन करेंसी बिकेम चीपर, जब फॉरेन करेंसी सस्ती हो गई, वी गेट मोर डॉलर्स पर यूनिट ऑफ आवर करेंसी, इसका मतलब हमारी करेंसी क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई, अकॉर्डिंगली इम्पोर्ट्स बिकेम लुक्रेटिव, ठीक है, तो इम्पोर्ट हमारे लिए क्या हो जाएंगे, अब हमें ज़्यादा लुक्रेटिव हो जाएंगे हमारे लिए, दिस राइजेस डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, इस वजह से क्या होगा, हम डिमांड जो है फॉरेन करेंसी की ज़्यादा करेंगे, क्योंकि फॉरेन करेंसी जो है उसकी रेट गिर गई, उसके प्राइसेस गिर गए, तो अब क्या होगा, इसका मतलब हम जो है इंपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे, अब हमें कम पे करना पड़ेगा, इस वजह से हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो डिमांड फॉरेन करेंसी की ज़्यादा करेंगे, जिससे क्या होगा, डिमांड एक्सटेंड होगी। नेक्स्ट है, when foreign currency becomes cheaper, domestic investors will be induced make greater investment in rest of the world। क्या होगा भाई, फॉरेन करेंसी जो है चीपर हो गई, तो क्या होगा, जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस वजह से वो क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे, ठीक है। दीज आर टू फैक्टर्स that explain extension of demand for foreign currency response to a fall in its price। Now state any two factors that explain contraction of supply, ठीक है, सप्लाई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मतलब कम हो गई, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई, contraction of supply of a foreign currency when its price in term of domestic currency fall, ठीक है, जब फॉरेन करेंसी की वैल्यू जो है वो गिर जाती है डोमेस्टिक करेंसी की टर्म में, तो इसकी सप्लाई जो है किस तरीके से घट जाती है। तो आपको टू फैक्टर्स बताने हैं। सबसे पहला फैक्टर देखिए, व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम चीपर, जब फॉरेन करेंसी जो है वो सस्ती हो जाती है, देन परचेजिंग पावर ऑफ फॉरेन करेंसी इन डोमेस्टिक मार्केट टेंड्स टू फॉल। तो क्या हो जाएगी, जो परचेजिंग पावर है फॉरेन करेंसी की वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। दिस लीड्स टू फॉल इन फॉरेन डिमांड फॉर द डोमेस्टिक गुड्स। इससे क्या होगा, जो डोमेस्टिक गुड्स हैं, देखो, दिस लीड टू फॉल इन फॉरेन डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स। इसका मतलब हमारा जो रुपी है वो महंगा हो गया और जो फॉरेन करेंसी जो है वो सस्ती हो गई। इसका मतलब हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स हैं वो एक्सपेंसिव हो गई फॉरेनर्स के लिए, एम्प्लाइंग फॉल इन आवर एक्सपोर्ट। इससे क्या होगा, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक गुड्स जो है वो अब कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव हो गए, इस वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट है वो घटेगा, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी रिड्यूसेज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, व्हेन फॉरेन करेंसी बिकेम्स चीपर, जो फॉरेन करेंसी जो है वो चीपर हो जाएगी, लेस रुपीज
लेस अवेलेबल फॉर यूएस डॉलर। ठीक है, इसका मतलब यूएस डॉलर के लिए अब हमें लेस रुपीज पे करने पड़ेंगे। अकॉर्डिंगली फॉरेनर्स आर लेस इंक्लाइन टू मेक एफडीआई। इस वजह से क्या होगा, अब क्या होगा, जो फॉरेनर्स हैं वो क्या करेंगे, एफडीआई कम करेंगे। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो लोग कम करेंगे, क्योंकि अब जो है इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए एक्सपेंसिव हो गया, क्योंकि उनको ज़्यादा डॉलर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इंडियन रुपीज़ क्या हो गया, एप्रिशिएट हो गया। दिस रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। इस वजह से क्या होगा, जो सप्लाई है फॉरेन करेंसी की वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये दीज आर टू फैक्टर्स दैट एक्सप्लेन कंट्रक्शन ऑफ सप्लाई of a foreign currency when its price in terms of domestic currency falls. Now we will understand difference between flexible exchange rate and fixed exchange rate. देखो, determination of exchange rate, fixed exchange rate, it is officially fixed in term of gold or any other currency by government. ठीक है, आपने गोल्ड स्टैंडर्ड पढ़ा था एंड ब्रिटन वुड्स पढ़ा था। ठीक है, पैग सिस्टम पढ़ा था, जिसमें आप क्या कर रहे थे, सभी देशों की करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे थे। आफ्टर दैट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करें तो इट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। गवर्नमेंट कंट्रोल, देखो, देयर इज कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल एज ओनली गवर्नमेंट हैज द पावर टू चेंज इट। ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट जो होती है उसको सिर्फ गवर्नमेंट ही चेंज कर सकती है। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड इट फ्लक्चुएट्स फ्रीली अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होती है वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता और ये क्या होती है, फ्रीली फ्लक्चुएट होती है। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। द एक्सचेंज रेट जनरली रिमेन्स स्टेबल एंड ओनली ए स्मॉल वेरिएशन इज पॉसिबल। जो फ्लेक्सिबल जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है वो क्या होती है, स्टेबल होती है, उसमें बहुत ही स्मॉल वेरिएशन पॉसिबल होता है। बट जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होती है वो कीप्स ऑन चेंज होती रहती है। अब हमारा टॉपिक है, हमारे जो हमने बताया था कि 3 एक्सचेंज रेट सिस्टम हमने पढ़ने हैं, तो हमने 2 एक्सचेंज रेट सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब हमारा टॉपिक आएगा मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम, देखिए, even when exchange rate is determined by the forces of demand and supply in the international money market। देखो, जो ये मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम है, यहाँ पे भी जो एक्सचेंज रेट जो होती है वो डिटरमाइन होती है फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बेस पे, जो भी इंटरनेशनल मनी मार्केट है वहाँ पे। ठीक है, एट द टाइम्स द सेंट्रल बैंक इंटरव्यू to manage the exchange rate so that it does not slip out the desired limit। देखो, यहाँ पे क्या होता है, जब भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो जो उसमें फ्लोट्स होते रहते हैं, कीप ऑन चेंजिंग रहती है वो। कभी जो है हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट हो जाती है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक जो है वो एक अबोव लिमिट एंड बिलो लिमिट फिक्स कर लेता है कि जो हमारी करेंसी जो है वो इससे ज़्यादा नीचे डेप्रिशिएट नहीं होगी और इससे ऊपर एप्रिशिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सेंट्रल बैंक जो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेता है। जब भी फ्लोट्स जो है डिजायर्ड लिमिट से ज़्यादा नीचे या ऊपर जाते हैं, तब क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो है वो एक्शन लेती है, वो जो है हस्तक्षेप करती है और उसको संभालती है। ठीक है, दस मैनेज्ड फ्लोटिंग इज अ सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट विद occasionally intervention by the central bank to influence the float or manage the float। जो भी फ्लोट्स हो रहे हैं, जो भी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है,
ठीक है। जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो जब भी बहुत ज़्यादा रेट होती है, फिर बहुत कम रेट होती है, तो उसका सीधा इफेक्ट हमारी डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर आता है। तो इन फ्लोट्स को मैनेज करने के लिए, मीन्स फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है उसको मैनेज करने के लिए कई बार क्या होता है, आरबीआई जो है या फिर किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक जो होता है उसको इस सिस्टम को मैनेज करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग, इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हमने कहा इट इज द हाइब्रिड ऑफ फॉर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये क्या हो गया, एक तो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों एक्सचेंज रेट का हाइब्रिड सिस्टम है। ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है और वी कैन से गवर्नमेंट का बैंक है, सेंट्रल बैंक, वो भी कहीं ना कहीं हिस्सेदार बना हुआ है इस रेट को संभालने में, और मार्केट भी है। तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड सिस्टम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन द सिस्टम सेंट्रल बैंक in the foreign exchange market to restrict the fluctuations in the exchange rate within certain limits. The aim is to keep exchange rate close to the desired target values. देखिए इसमें क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो है वो तब हस्तक्षेप करता है, तब जो है एंट्री करता है, तब इस सिस्टम को संभालता है जब क्या होता है, जब फ्लक्चुएशंस जो हैं वो जो सर्टेन लिमिट जो है उससे ज़्यादा होंगे या फिर उससे कम होंगे, तो क्या करना पड़ेगा, उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, फ्लक्चुएशंस को रोकने के लिए सेंट्रल बैंक आता है। ठीक है, तो द एम इज टू कीप एक्सचेंज रेट क्लोज टू डिजायर्ड टारगेट वैल्यूज। जो भी टारगेटेड वैल्यू जो है सेंट्रल बैंक ने फिक्स की हैं वहां तक जो है एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लक्चुएट रहे, इसके लिए इस सिस्टम को सेंट्रल बैंक संभालता है। लेकिन जो रेट्स डिटरमाइन होती है वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे ही होती हैं। आफ्टर दैट देखिए, फॉर दिस सेंट्रल बैंक मेंटेन रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू एंश्योर दैट द एक्सचेंज रेट स्टे विद इन द टारगेट वैल्यू। आप लोगों ने पढ़ा था, जब आपने फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक पढ़ा था तो आपने एक पॉइंट पढ़ा था, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या करता है सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज के जो है रिजर्व्स को मेंटेन करता है, ताकि जब भी जो फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू जो है वो टारगेट वैल्यू से अप या डाउन जाती है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए जो फॉरेन सेंट्रल बैंक जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को मेंटेन करता है। सो लास्ट पॉइंट है, इट इज नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं। एंड कंक्लूजन बेस पे हम क्या कह सकते हैं, डर्टी फ्लोटिंग और मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम, अ सिस्टम अंडर विच अ गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक actively manage the value of their currency against another currency। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक जो है, जो गवर्नमेंट का बैंक है, वो क्या करता है, एक्टिवली मैनेज करता है किसको, हमारे देश की करेंसी की वैल्यू को अदर करेंसी की वैल्यू की टर्म में। ठीक है, तो ये कैसे होता होगा, इसको लेके बड़ी क्वेरी रहती है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इंडिया में जो है वो मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम जो है वो आरबीआई हैंडल करेगा। ठीक है, हमने टारगेटेड वैल्यू रख ली कि जो $1 है वो 60 रुपीज़ में होना चाहिए। मीन्स रुपए की जो कीमत जो है वो इस टर्म में एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होती है, तो अगर स्मॉल फ्लक्चुएशंस होंगे तो वो टॉलरेट हो सकते हैं। लेकिन अगर जो डॉलर है वो 70 रुपये का हो जाए या फिर डॉलर की कीमत 50 रुपये हो जाए, तो ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ये इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं होते। तो जो स्मॉल फ्लक्चुएशंस हैं उनको तो आरबीआई टॉलरेट कर सकती है, लेकिन जो एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं इकोनॉमी को, उनको क्या करना पड़ता है, आरबीआई को मैनेज करना पड़ता है उन फ्लक्चुएशंस को। तो कैसे मैनेज करती है आरबीआई, क्या करती है, बाय
एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करके इसको मैनेज करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि मान लो जो हमारी इंटरनेशनल मनी मार्केट है, ठीक है, इंटरनेशनल मनी मार्केट है या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो डॉलर जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है। तो डॉलर की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई जो है वो जो आरबीआई के पास डॉलर का रिजर्व है उसको वो सेल कर देगा, ठीक है। हमने क्या कहा कि लेट्स सपोज जो डॉलर जो है वो बहुत महंगा हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब हमारे डोमेस्टिक करेंसी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। तो इस सिचुएशन में क्या करेगा आरबीआई जो है वो इंटरनेशनल मनी मार्केट में जाएगा और वहाँ पे जाके क्या करेगा, डॉलर को सेल कर देगा, ठीक है। इससे क्या होगा, डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी और डॉलर की सप्लाई अगर बढ़ेगी तो डॉलर के रेट डाउन आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या करेगा, जब भी फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो आरबीआई क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज को सेल कर देता है। और अगर डॉलर जो है वो बहुत सस्ता हो रखा है, तो बहुत सस्ता हो रखा है तो क्या करेगा आरबीआई, इसका मतलब डॉलर की सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रखी है, तो आरबीआई क्या करेगा, डॉलर को परचेज कर लेगा, जिससे क्या होगा, सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो उसके प्राइसेस अप जाएंगे। इस वजह से जो है, इस तरीके से जो है आरबीआई जो है वो मैनेज फ्लोटिंग करता है। कैसे, बाई एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। जो इंटरनेशनल मनी मार्केट है वहाँ पे जाके जो आरबीआई जो है, क्योंकि वो कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज का, इसलिए जब भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, जब भी फ्लोट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अप या डाउन होते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को बाय और सेल करता है। तो हमने ये कहा, जब भी फॉरेन एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज रेट जो है, एक्सचेंज रेट अगर बढ़ जाती है, इसका मतलब हमारे रुपी की जो है वो क्या हो गया, हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है आरबीआई क्या करेगा, सेल कर देगा, सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाई आरबीआई, ठीक है। जब फॉरेन एक्सचेंज को सेल किया जाएगा तो क्या होगा, सप्लाई जो है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज, दिस विल रिड्यूस द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिससे क्या होगा, जो रेट है, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हम इसको उल्टा लेके चलें कि एक्सचेंज रेट जो है, एक्सचेंज रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रखी है, इसका मतलब इंडियन रुपी जो है वो अप्रिशिएट हो रखा है। अगर इंडियन रुपीज़ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो जाएगा तो क्या किया जाएगा, आरबीआई के द्वारा परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी बाय आरबीआई, ठीक है। क्योंकि एक्सचेंज रेट की कीमत घटी हुई है, रेट घटी हुई है, इसका मतलब मनी मार्केट में जो है वो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बहुत ज़्यादा घटी हुई है, तो आरबीआई क्या करेगा, फॉरेन एक्सचेंज को परचेज कर लेगा, ओके। दिस विल रिड्यूस द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। आफ्टर दैट क्या इफेक्ट होगा, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल इंक्रीज, इससे क्या होगा, जो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है बेटे, ये जो फ्लोट्स होते हैं इनको आरबीआई के द्वारा मैनेज किया जाता है। कैसे, परचेज सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंटरनेशनल मनी मार्केट,
ठीक है, जो भी हमारी इंटरनेशनल मनी मार्केट है उसमें आरबीआई क्या करेगा, फॉरेन एक्सचेंज को सेल परचेज करेगा। इस तरीके से वो जो हमारे फ्लोट्स हैं उनको मैनेज करेगा, ताकि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो लेवल से ज़्यादा अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट ना हो। तो अब हम 2 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो हमें टॉपिक को समझ में आएगा कि मैनेज फ्लोटिंग जो होता है वो किस तरीके से आरबीआई करता है। ज़्यादा बेटर वे से हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए, द मार्केट प्राइस ऑफ यूएस डॉलर हैज़ इंक्रीज्ड कंसिडरेबली leading to rise in rupee value of import of essential goods. What can the RBI to do correct the situation? देखिए, जो मार्केट वैल्यू है यूएस डॉलर की वो क्या हो रखी है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रखी है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इंडिया के लिए जो है इम्पोर्ट्स क्या हो रहे हैं, एक्सपेंसिव हो रहे हैं एसेंशियल गुड्स के। तो आरबीआई को क्या करना चाहिए? देखिए, आप लोगों को बताया था जब भी जो है डॉलर के रेट बढ़ेंगे तो क्या किया जाएगा, आरबीआई के द्वारा डॉलर की सप्लाई कर दी जाएगी, सप्लाई को बढ़ा दिया जाएगा मनी मार्केट में। ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा, जो अपने रिजर्व्स हैं उसको सेल कर देगा मनी मार्केट में। ठीक है, सो द सेंट्रल बैंक सेल इट्स रिजर्व, क्या करेगा, सेंट्रल बैंक जो है वो अपने रिजर्व को सेल कर देगा ऑफ यूएस डॉलर। ठीक है, अपने रिजर्व को सेल करेगा और यूएस डॉलर को कलेक्ट करेगा इन द मनी मार्केट टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ डिमांड फॉर डॉलर। इससे क्या होगा, जो डिमांड जो हो रही है डॉलर की उस पर क्या होगा, वो कम हो जाएगी। ठीक है, इन केस सप्लाई aligned with demand, the price of dollar will fall in terms of Indian rupees। जिससे क्या होगा, डॉलर की जो प्राइस है वो गिरेगी इंडियन रुपीज के टर्म में। ठीक है, इस तरीके से आपको समझाया गया था कि जब भी फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा होगी तो आरबीआई क्या करेगा, अपने रिजर्व्स को सेल करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, सप्लाई जो है वो बढ़ेगी और डिमांड जो है वो कम होगी, जिससे जो फॉरेन एक्सचेंज की रेट जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। आफ्टर दैट एक और क्वेश्चन है हमारा, इफ़ यूएस डॉलर बिकेम कॉस्टलियर। ठीक है, यूएस डॉलर जो है वो महंगा हो जाए इन टर्म ऑफ इंडियन रुपी। ठीक है, इट इज़ गुड एज वेल एज बैड फॉर द डोमेस्टिक ग्रोथ। ये अच्छा भी है और बुरा भी है डोमेस्टिक ग्रोथ के लिए। कैसे, एक्सप्लेन करो। देखो, गुड, देखो गुड किस लिए है, देखो परचेजिंग पावर ऑफ डॉलर इन इंडियन मार्केट इंक्रीज, क्योंकि डॉलर जो है वो महंगा है इंडियन रुपीज से। इसका मतलब इंडियन रुपीज जो वो डेप्रिशिएट हो रखा है। इसका मतलब क्या होगा, डॉलर की जो परचेजिंग पावर है इंडियन मार्केट में वो बढ़ेगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू राइज। तो जो डिमांड है डोमेस्टिक गुड्स की वो बढ़ेगी, वो बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इट मीन्स जीडीपी इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से ये हमारे लिए गुड फैक्टर था। ठीक है, अगर हम सेकंड फैक्टर की बात करें, बैड कैसे है, देखो बैड इसलिए है क्योंकि यूएस डॉलर जो बहुत महंगा है, इसका मतलब इम्पोर्ट्स ऑफ एसेंशियल कैपिटल गुड्स बिकेम एक्सपेंसिव। इसका मतलब हमारे लिए जो एसेंशियल कैपिटल गुड्स हैं उनका इम्पोर्ट करना एक्सपेंसिव हो जाएगा। एक्सपेंसिव अगर होगा इट मीन्स क्या होगा, हमारे जो आउटफ्लो रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे और इनफ्लो जो रहेंगे वो कम रहेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा करंट अकाउंट में डेफिशिएट क्रिएट होगा। ये आपको पढ़ना है, बीओपी में पढ़ना है। ठीक है, जब हमारे इनफ्लो जो है वो कम रहते हैं और हमारे आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा रहते हैं तो क्या होता है, हमें डेफिशिएट होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरोविंग लेंगे इस डेफिशिएट की रिकवरी करने के लिए। तो ये क्या रहेगा, हमारे लिए बुरा रहेगा। ठीक है, तो ये थे सब चीज़ें जो आपको समझनी थी। सो लास्ट में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वर्सेस मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। देखो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट।
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के बेस पे डिटरमाइन होती है। इट इज़ फ्री फ्रॉम इंटरवेंशन अदर देन मार्केट फोर्सेस, मतलब मार्केट फोर्सेस के अलावा ये बिल्कुल फ्री होती है, सिर्फ मार्केट फोर्सेस यहाँ पे काम करते हैं। ऑन द अदर हैंड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज द मार्केट रेट which can be influenced by the intervention of the central bank in the foreign exchange market. It is a tool to control unfavorable impacts of flexible exchange rate. जो flexible exchange rate के जो unfavorable impacts होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, तो ये कौन सी रेट होती है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होती है, जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अनफेवरेबल इम्पैक्ट्स को सेंट्रल बैंक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब इस चैप्टर में जो है हमारे जो मेन टॉपिक्स है वो डिस्कस हो चुके हैं। आफ्टर दैट हमारा एक टॉपिक बचता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एंड आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये जो है हमारी नेक्स्ट क्लास के टॉपिक्स रहेंगे। इससे पहले जितना भी आप लोग कवर कर चुके हैं उनके प्रॉपरली नोट्स आप मेंटेन करेंगे और उस हर टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।